हम लोग बात कर रहे थे क्रमबंधन और अभिदाय, कंट्रीब्यूशन और मार्शलिंग, इस पर बात हो रही थी। तो मार्शलिंग और कंट्रीब्यूशन ये शुरू किया जाए, इससे पहले पीछे देख लिया जाए। आपका कहना था कि याद ही नहीं होता, क्योंकि याद करने में कोई समस्या है नहीं। आप कह रहे सेक्शन 25 से याद नहीं है, तो सेक्शन 25 तो सशर्त अंतरण की बात कर रहा है, और जब सशर्त अंतरण की 25 बात कर रहा तो बहुत स्वाभाविक है सेक्शन 26 में, क्योंकि सशर्त दो ही प्रकार का हो सकता है, पूर्वभाव्य या उत्तरभाव्य, ठीक है ना, इसके अलावा हो ही नहीं सकता। तो 26 में पूर्वभाव्य शर्त ये लगाकर अगर संपत्ति का अंतरण ये किया गया है, तो पूर्वभाव्य शर्त की पूर्ति किस तरह की जानी चाहिए ये लिखा है। और 27, ठीक है, एक अंतरण के निष्फल हो जाने पर, ठीक है, जो पूर्विक अंतरण है उसके निष्फल हो जाने पर कब कब पश्चातवर्ती अंतरण, ठीक है, ये सफल हो जाएगा, ये लिखा हुआ है। और 28 कहती है कि अंतरण कर दिया गया है, इसके बाद कोई ठीक है पश्चातवर्ती कोई घटना ये घटित होगी तो हित किसी अन्य व्यक्ति को संक्रांत हो जाएगा, इस प्रकार से भी हित का सृजन ये किया जा सकता है। और 29-28 का काउंटर पार्ट है, कहता वो उत्तरभाव्य शर्त, ठीक है, उसकी पूर्ति कैसी होनी चाहिए, शब्दशः ये होना चाहिए। 30 कहती है कि अगर परतरव्ययन जो किया गया है, जो सब्सिक्वेंट डिस्पोजल प्रॉपर्टी का किया गया है, वो सब्सिक्वेंट डिस्पोजल अवैध है, ठीक है, लेकिन जो प्राइमरी डिस्पोजल प्रॉपर्टी का हुआ वो वैध है। तो सब्सिक्वेंट डिस्पोजल के अवैध होने का प्राइमरी डिस्पोजल पर कोई असर नहीं होगा, सब्सिक्वेंट डिस्पोजल हटा देंगे, प्राइमरी डिस्पोजल ठीक है ऐसे मान लेंगे, पूरा डिस्पोजल ऑफ द प्रॉपर्टी ये शून्य हो गया हो ऐसी स्थिति नहीं आएगी, ठीक है। 31 आप 28 के साथ पढ़ रहे हैं, 28 में क्या कर रहा था, सब्सिक्वेंट घटना घटित होने पर हित किसी अन्य व्यक्ति को संक्रांत हो जाएगा। 31 कहता है कि आप ऐसी शर्त भी रख सकते हैं कि संपत्ति के अंतरण के बाद अगर कोई पश्चातवर्ती घटना घटित हुई तो हित शून्य हो जाएगा, किसी के पास जाएगा नहीं, वो शून्य हो जाएगा। भाई आप ऐसी शर्त भी लगा सकते हैं। और 32 कहता है ये जो शर्त 31 में आपने लगाई है, ठीक है, कि कोई पश्चातवर्ती घटना घटने पर हित शून्य हो जाएगी, ये अवैध नहीं होनी चाहिए, बस इतना ही तो है 25 से 32, ठीक है। 33 और 34 समय निर्धारित है, प्रॉपर्टी का डिस्पोजल किसी के पक्ष में होना है उसके कुछ करने के आधार पर, तो 33 में समय निर्धारित नहीं है और 34 में समय निर्धारित है, बस इतना ही तो है। 35 में डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन ये है, ठीक है। 36 में कालिक संदायों का पीरियोडिकल जो पेमेंट्स हैं उनका प्रभाजन यानी उनका बंटवारा ये कैसे किया जाएगा, ठीक है। 37 में बाध्यता जो अटैच है, ऑब्लिगेशन जो अटैच है उसका बंटवारा अगर हो सकता है तो किस प्रकार होगा, नहीं हो सकता, ये सारी स्थिति है। तो चीजों को समझकर याद करेंगे, कोई समस्या ही नहीं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे मार्शलिंग और कंट्रीब्यूशन। मार्शलिंग ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं, किसमें हम लोग ने विक्रय उसके साथ मार्शलिंग देखी थी, सिद्धांत वही है, और उस समय भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि मार्शलिंग ये प्रिंसिपल सबसे पहले इंग्लैंड वहीं आया, ठीक है। और मुकदमा ये वाल्डविन बनाम बेल्चर, इसमें इस सिद्धांत को पहली बार अंग्रेजी न्यायालयों ने ये
प्रतिपादित किया था। पहली बार यह सिद्धांत बॉल्डविन बनाम बेल्चर इस मुकदमे में आए, इसको फॉलो किया इंग्लिश कोर्ट ने। किसमें? आपका ऑल्ड्रिच बनाम कूपर, इसमें फॉलो कर लिया। उसके बाद इसे स्टैट्यूटरी नियम के रूप में हिंदुस्तान में रख दिया गया, क्योंकि यह साम्या के नियमों के अनुकूल है। भाई, एक व्यक्ति जिसके पास अपनी आवश्यकता की संतुष्टि के लिए दो स्रोत ये उपलब्ध है, और एक व्यक्ति उसके पास एक ही स्रोत उपलब्ध है, तो आपको जो करना है वो तो आवश्यकता की पूर्ति है। तो अगर आपके पास दो स्रोत हैं अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए और किसी के पास सिर्फ एक है, ठीक है, तो फिर आप उसके पास जो स्रोत अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए उपलब्ध है उसके सहित जो दूसरा स्रोत आपके पास उपलब्ध है, तो उसके पास उपलब्ध स्रोत को छोड़ दीजिए अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए। अपनी आवश्यकता की पूर्ति दूसरे वाले स्रोत जो उसे उपलब्ध नहीं है उससे कर लीजिए, क्योंकि आपका उद्देश्य आवश्यकता की पूर्ति है ना। तो जब आपका उद्देश्य आवश्यकता की पूर्ति है तो इस प्रकार कर लीजिए कि उसकी आवश्यकता की पूर्ति, उसे भी कोई खतरा ये पैदा ना हो। यही सबसे अच्छी बात है। हमने बार बार कहा कि कानून सुविधा के लिए, कानून दुविधा के लिए नहीं। कानून समाज को रेगुलराइज करने के लिए। तो समाज को रेगुलराइज करना यानी समाज में शांति बनाए रखना, और समाज में शांति बनाए रखने के लिए जरूरी है कि सभी की आवश्यकताएं संतुष्ट हो। और अगर स्थिति ऐसी हो कि सभी की आवश्यकताएं संतुष्ट नहीं की जा सकती, तो फिर जिसकी आवश्यकता समय के मुताबिक पहले पूरी होनी चाहिए उसकी आवश्यकता संतुष्ट हो, क्योंकि दूसरे के, ठीक है, दूसरे को समझाने के लिए कम से कम ये तर्क तो है कि भाई तुम आए ही बाद में। भाई सिद्धांत बचपन से हम लोग ये सुनते आ रहे, पहले आओ पहले पाओ। लेकिन अगर दोनों की आवश्यकताएं संतुष्ट हो सकती तो फिर आखिर ऐसा क्यों किया जाए कि भाई एक को असंतुष्ट छोड़ दिया जाए? ये आखिर ये करना कहां तक युक्ति संगत होगा? ये तो संभव नहीं है। मतलब संभव तो है लेकिन ये युक्ति संगत नहीं है, ये रीजनेबल नहीं है। इसीलिए सेक्शन 48 है तो सेक्शन 81 भी है, सेक्शन 48 है तो सेक्शन 56 भी है कि भाई ठीक है, अगर संपत्ति अंतरित की गई और उस पर विभिन्न प्रकार के अधिकारों को उत्पन्न ये किया गया और वे सारे अधिकार एक साथ लागू हो ही नहीं सकते, ठीक है, तो जो पहले आया वो पहले पाएगा। जिसके पक्ष में संपत्ति का अंतरण पहले हुआ वो पहले पाएगा, और जिसके पक्ष में संपत्ति का अंतरण बाद में हुआ बाद में पाएगा। लेकिन इस सार्वकालिक नियम के कुछ अपवाद सेक्शन 78 और 79 वहां हमने देखे, क्योंकि वहां 78 में भाई तुम्हारी गलती है, तुम्हारी मिथ्या विवेचन, कपट या घोर उपेक्षा है जिसकी वजह से दूसरा धन देने के लिए उत्प्रेरित बंधक धन के रूप में यह हो गया, तो आप उसके मुकाबले स्थगित हो जाएंगे। यह भी युक्ति संगत है, कम से कम कहने को तर्क तो मौजूद है। सेक्शन 79 अधिकतम रकम अभिव्यक्त है, तो भले ही बंधककर्ता ने वो सारी रकम उस समय प्राप्त नहीं की थी, लेकिन जब आपने पाक्षिक बंधक किया उस समय वो अधिकतम रकम अभिव्यक्त तो थी, तो आपको जरा सोच समझ कर सब्सिक्वेंट मॉर्गेज ये करना चाहिए था। लेकिन अगर पोजीशन ये है कि किसी संपत्ति के अंतरण के दो संव्यवहार हुए और दोनों एक साथ लागू हो सकते हैं, तो फिर किसी को ये जिद क्यों करने दी जाए? ये यूं कहें कि अपने जो अपना जो उसकी जो हैसियत है
उसका असम्यक लाभ लेते हुए दूसरे को विफल ये क्यों करने दिया जाए? आपकी कोई स्थिति है, आपकी कोई हैसियत है, आपकी हैसियत है वो, आपकी स्थिति है वो, लेकिन आप उस हैसियत और स्थिति का उपयोग करें। उपयोग का मतलब यह हुआ कि जहां आपको नुकसान हो रहा हो वहां आप अपनी हैसियत का लाभ लें, क्योंकि वो आपकी हैसियत है, आप उसके लाभ लेने के हकदार हो। लेकिन जहां आपको कोई लाभ नहीं हो रहा लेकिन दूसरे को नुकसान हो रहा है, तो आपको अपनी हैसियत का एक विशेष प्रकार से उपभोग क्यों करने दिया जाए? क्योंकि यह हैसियत का उपयोग नहीं है, यह हैसियत का दुरुपयोग है। भाई आपको कोई लाभ ही नहीं हो रहा और दूसरे को नुकसान हो रहा है, तो फिर आपको ठीक है अपनी हैसियत का दुरुपयोग करते हुए उसका नुकसान करने क्यों दिया जाए? यही वो प्रिंसिपल है जिस पर मार्शलिंग का प्रिंसिपल आता है। मार्शलिंग की डेफिनेशन पढ़ें, देखें क्या कहता है। यदि दो या अधिक संपत्तियों का स्वामी है, उन्हें एक व्यक्ति के पास बंधक रखता है और फिर उन संपत्तियों में से एक या अधिक को किसी अन्य व्यक्ति के पास बंधक रखता है, तो प्रतिकूल संविदा के अभाव में पाक्षिक बंधकदार इस बात का हकदार है कि वह पूर्विक बंधक ऋण को उसे बंधक न की गई संपत्ति या संपत्तियों में से वहां तक तुष्ट करवाए जहां तक उससे या उनसे उसकी तुष्टि हो सकती है, किंतु ऐसे नहीं कि पूर्विक बंधकदार या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति के जिसने उन संपत्तियों में से किसी संपत्ति में कोई हित प्रतिफलन अर्जित किया है, अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। यानी हुआ क्या है, एक बंधक करता है, उसके बाद दो या अधिक संपत्तियां, उनमें से एक संपत्ति को उसने क्या किया, एक व्यक्ति को बंधक कर दिया और तत्पश्चात क्या किया, अपनी पूर्व से बंधक संपत्ति को के सहित दूसरी संपत्ति को भी दूसरे को बंधक कर दिया, या विष वर्षा कर ले, ठीक है, देख ले। लेकिन बेर क्या कहते हैं, यदि दो या अधिक संपत्तियों का स्वामी उन्हें एक व्यक्ति के पास, पहले उसने अपनी दोनों संपत्तियां बंधक कर दी। यानी 81 मार्शलिंग कब लागू हो रही, पहले उसने एक बंधक करता है, उसकी दो या अधिक संपत्तियां, उसने दोनों या अधिक संपत्तियां जितनी भी उसकी हैं उठा करके एक व्यक्ति के पास बंधक रख दी, और फिर जो बंधक रखी गई संपत्तियां हैं, ठीक है, इस समय उनमें से कोई एक उठाकर किसी अन्य व्यक्ति के पास बंधक रख दी। तो जो पाक्षिक बंधकदार है वो पूर्व से बंधक रखी गई संपत्तियों में से एक संपत्ति का बंधकदार है। उसके पास जो संपत्ति है वह पूर्व से बंधक रखी गई संपत्तियों में से एक है, अर्थात पूर्विक बंधक के अधीन जो बंधक धन दिया गया था बंधककर्ता को, उसकी बाबत कंट्रीब्यूशन करने के लिए इस पाक्षिक बंधकदार के पास जो संपत्ति है वो भी रिस्पॉन्सिबल है, वो भी दायी है। ये पोजीशन है, ठीक है। तो फिर हम साम्या के उस सामान्य सिद्धांत का उपयोग करेंगे कि भाई जो पूर्विक बंधकदार है, क्योंकि उसने भी बंधक का संव्यवहार किया, इसका अर्थ ही यह हुआ कि उसने ये सारा संव्यवहार अपने ऋण की सुरक्षा के लिए किया था। इसके अलावा कोई अन्य उद्देश्य ये उस पूर्विक बंधकदार के सामने था ही नहीं, क्योंकि अगर कोई अन्य उद्देश्य होता संपत्ति को प्राप्त करना आदि, तो दान विक्रय इस रूप में संपत्ति का अंतरण यह हुआ होता। अगर कब्जा और उपभोग सिर्फ ये उद्देश्य होता तो पट्टे के प्रारूप में संपत्ति का अंतरण यह हुआ होता, लेकिन बंधक के प्रारूप में हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि पूर्विक बंधकदार भी अपने द्वारा बंधक धन के रूप में दी गई धनराशि उसकी वापसी की सुरक्षा यह चाहता है, इसलिए उसने बंधक का संव्यवहार किया। और यही स्थिति पाक्षिक बंधकदार की है।
दोनों की स्थिति यही है, क्योंकि दोनों संव्यवहार बंधक के हैं। लेकिन जो पूर्विक बंधकदार है उसके पास 2 या अधिक संपत्तियां और बंधककर्ता सेम है। दोनों बंधकदारों से पैसा लेने वाला सेम है। और जो सब्सिक्वेंट मोर्टगेजर है उसके पास पूर्विक बंधकदार की तुलना में प्रतिभूतियों की संख्या कम है, उसके पास ज्यादा प्रतिभूतियां हैं और इसके पास कम प्रतिभूतियां। अपने बंधक धन की वसूली के तो साम्यिक क्या दिखाई देता है, इक्विटेबल क्या दिखाई देता है। इक्विटेबल मीनिंग देयर बाय न्याय, साम्य और स्वतंत्रता के अनुकूल क्या दिखाई देता है। न्याय, साम्य और स्वतंत्रता के अनुकूल यह दिखाई देता है कि यदि दोनों की मांगे अर्थात दोनों का बंधक धन सुरक्षित तौर पर वापस कराया जा सकता है इन संपत्तियों की प्रतिभूति पर, तो ऐसा होना चाहिए। और अगर दोनों का धन सुरक्षित तौर पर वापस नहीं कराया जा सकता इन संपत्तियों की प्रतिभूति पर, तो फिर पहले पूर्विक बंधकदार को मिलना चाहिए, क्योंकि समय के दृष्टिकोण से वो पहले है। और यही स्थिति उन व्यक्तियों के बारे में, ठीक है, लागू होनी चाहिए जो पूर्विक बंधकदार के स्थान पर आ जाएंगे, क्योंकि 59 है बंधककर्ता और बंधकदार के, ठीक है, रूप में उन व्यक्तियों को भी मान्यता देती है जो बंधककर्ता या बंधकदार से हित को पाने वाले, अर्थात जिनको इनसे हित व्युत्पन्न होगा या जिसे ये अपने हित का समनुदेशन, असाइनमेंट ये कर देंगे। तो यही स्थिति उन व्यक्तियों के बारे में भी होनी चाहिए जो पूर्विक बंधकदार के स्थान पर आ जाएंगे, कि अगर उन व्यक्तियों की मांगों की संतुष्टि ये हो ही नहीं सकती, तब तो पहले, ठीक है, उन्हीं को अपनी मांगों को संतुष्ट करने का अवसर यह मिलना चाहिए। भले ही पाक्षिक बंधकदार की मांग संतुष्ट हो सकती है या नहीं, क्योंकि समय के दृष्टिकोण से ये लोग पहले हैं। और अगर स्थिति यह है कि दोनों की मांगें संतुष्ट हो सकती हैं, तो फिर पूर्विक बंधकदार या उसके स्थान पर जो व्यक्ति आए उसे ये जिद नहीं की जानी करने देनी चाहिए, न उसे करनी चाहिए इस प्रकार की जिद कि वह अपने मांग की संतुष्टि, वह अपनी मांगों की संतुष्टि उस संपत्ति से करेगा जो संपत्ति पाक्षिक बंधकदार के पास है, क्योंकि उसके पास तो एक ही है, ये तुम्हारी तुलना में कम है। तुमने अपनी मांगों की संतुष्टि इससे कर ली, तो इसके पास तो कुछ नहीं बचा अपनी मांगों की संतुष्टि के लिए। अब आप कहेंगे धारा 68 है, तो इस दशा में ये पाक्षिक बंधकदार बंधक धन के, ठीक है, बंधक धन की प्राप्ति के लिए मुकदमा ये कर दे, तो वो एक कठिन प्रोसेस है। अगर मामला आसानी से सुलझ सकता है तो आसानी से सुलझाए जाने का प्रयास यह होना चाहिए। जो सामान्य जीवन में ये हम लोग देखते हैं कि युद्ध ये तो अंतिम विकल्प है, पहले वार्ता बातचीत, इससे मामला सुलझ जाए तो सबसे अच्छा है। आपने राम और कृष्ण को भी देखा, उन्होंने शांति दूत के रूप में उन्होंने अंगद को भेजा और इन्होंने, ठीक है, इन्होंने तो खैर नहीं भेजा, श्री कृष्ण तो खुद ही चले गए, लेकिन शांति दूत दोनों युद्धों से पहले ये गए। अंगद भी तो शांति दूत है, ठीक है। तो सवाल ये है कि अगर बर्फ स्थिति लाए बिना काम चल सकता है तो चलाया जाना चाहिए। यही आपका मार्शलिंग के प्रिंसिपल का आधार है, और मार्शलिंग का प्रिंसिपल सिर्फ इतना ही कह रहा है। आप देखें मार्शलिंग के प्रिंसिपल को तो सीधे कह रहा है कि जहां की एक बंधक करता है उसमें अपनी 2 या अधिक संपत्तियों का बंधक एक व्यक्ति के पास कर दिया, और फिर इन संपत्तियों में से किसी एक का बंधक किसी अन्य को ये कर दिया। तो पाक्षिक बंधकदार इस बात का हकदार है, यानी अधिकार रखता है, क्योंकि कानून, हमने पहले भी कहा, यह अनैतिक लोगों के लिए है, कानून अच्छे लोगों के लिए नहीं है। हमने आपसे लगातार हर बार हर क्लास में लगातार दोहराया है कि अगर किसी समाज में कानून अधिक है तो ये समझ लीजिए वो समाज निहायतन, ठीक है, खराब समाज है।
वो अच्छा समाज नहीं है, क्योंकि अच्छा समाज वो है जहां कानून हो ही ना। सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि हमने स्थितियों को उलट समझ रखा है। हम अक्सर टीवी टॉक में देखते हैं, उन्होंने कहा कि कानून बनना चाहिए, यह अच्छी स्थिति है। आप बिना कानून के शासित नहीं हो सकते। कानून की जरूरत तो उन लोगों को है जो मनुष्यता की सीमा पर खड़े हैं। मनुष्यता की सीमा पर खड़े हैं, जैसे कोई 33% मार्क्स के साथ पास हो जाए तो वो पास होने की सीमा पर खड़ा है, जरा सा नीचे आएगा फेल हो जाएगा। लेकिन ऐसे विद्यार्थी को अच्छा विद्यार्थी तो नहीं कहते। अच्छा विद्यार्थी तो उसे कहते हैं जो डिस्टिंक्शन से पास हो रहा है। तो अगर कानून बनने पर ही तुम ठीक रह सकते हो तो तुम मनुष्यता की सीमा पर खड़े हुए व्यक्ति हो, जबकि तुम्हें मनुष्यता की उच्चतम सीमा वहां होना चाहिए। तुम्हें अधिकतम आदमी यह होना चाहिए और तुम न्यूनतम आदमी हो नहीं, उसके भी बनने की मांग कर रहे हो कि कानून बना दिया जाए ताकि हम न्यूनतम आदमी हो सके। सोचिए आप कौन है अगर आप कानून की मांग कर रहे हैं किसी स्थिति में, तो आप कतई ठीक व्यक्ति नहीं है। ठीक है, तो लेकिन विधायिका जानती है कि ऐसे लोग हैं समाज में जो इतने खराब हैं कि वे अपने हितों को कोई नुकसान न होने की दशा में भी दूसरे के हितों को सिर्फ नुकसान हो जाए इसके हिसाब से काम कर सकते हैं। इसीलिए उसने ये लिखा कि जहां की एक व्यक्ति 2 या अधिक संपत्तियों का धारक है और वह अपनी 2 या अधिक संपत्तियां एक व्यक्ति के पास बंधक रखता है और फिर उनमें से कोई एक किसी एक अन्य व्यक्ति के पास बंधक रखता है, तो ये जो पाश्चिक बंधकदार है ये इस बात का हकदार है, अधिकार दिया उसे। और अधिकार इस सूरत का दिया है, अगर हाफील्ड के क्लासिफिकेशन के हिसाब से देखें, क्योंकि वहां अधिकार की कई सूरतें बताई गई हैं, तो उस सूरत के हिसाब से देखें तो यहां जो पाश्चिक बंधकदार को अधिकार मिला है ये इस सूरत का है कि पूर्विक बंधकदार में निर्योग्यता होगी, अर्थात इस अधिकार के अगेंस्ट पूर्विक बंधकदार कुछ कर नहीं पाएगा। यानी ये पाश्चिक बंधकदार जब अपने को धारा 81 द्वारा प्रदत्त अधिकार का प्रवर्तन करेगा तो पूर्विक बंधकदार ऐसा करने से इसे रोक नहीं पाएगा। ठीक है ना, वो अधिकार होगा उसे, क्योंकि हाफिल की क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने देखा था कि अधिकार की कई सूरतें थी, एक सूरत नहीं थी। अधिकार दावा की सूरत का था, अधिकार स्वतंत्रता की सूरत का था, अधिकार विशेषाधिकार की सूरत का था। ठीक है ना, यहां अधिकार जिस सूरत का है वो सूरत कैसी है, विशेषाधिकार की सूरत की, और विशेषाधिकार की सूरत का अधिकार होने के कारण से पूर्विक बंधकदार उसे रोक नहीं पाएगा। कि ये पाश्चिक बंधकदार क्या करे कि पूर्विक बंधकदार को विवश कर दे कि वह अपने को संदेय बंधक धन का भुगतान किससे करवाए, उस संपत्ति से करवाए जो संपत्ति पाश्चिक बंधकदार के पास बंधक नहीं है। और इस तरह अगर पूर्विक बंधकदार को ये पाश्चिक बंधकदार विवश करेगा तो इससे न तो पूर्विक बंधकदार को कोई नुकसान होगा और न पाश्चिक बंधकदार को। लेकिन आगे कुछ और जोड़ा जाना जरूरी है इस स्थिति को सुनिश्चित करने के लिए कि पूर्विक बंधकदार को कोई नुकसान न हो, क्योंकि पाश्चिक बंधकदार भी कोई देवताओं का, ठीक है, आपका प्रतिनिधि होगा, ये भी कोई जरूरी नहीं है। वो भी गड़बड़ कर सकता है क्योंकि वो भी इसी समाज का व्यक्ति होगा। और एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ आप ये जो गलती करते हैं दूसरी, वो इसी प्रकार की है। होता क्या है, जैसे आप एलएलबी करने जाते हैं तो आपके मन में क्या धारणा होती है कि जो शिकायत करने आ गया बस यही सत्यवादी हरिश्चंद्र के खानदान का है। जैसे हम देखते थे एलएलबी के क्लासेस में, उन्होंने कहा उन्होंने रिपोर्ट लिखाई और फिर भी अदालत में कुछ हुआ नहीं, तो ये रिपोर्ट जो लिखाई जिन्होंने, ये क्या सत्यवादी हरिश्चंद्र के खानदान के हैं? इन्होंने जो कुछ लिखाया वो शब्दशः सत्य ही है। ये सत्य हो भी सकता है और सत्य नहीं भी हो सकता है, इसका परीक्षण होना चाहिए। और इसका परीक्षण करने के लिए कानून
ये ऐसा रास्ता उपलब्ध कराता है जिससे ये जाना जा सके कि ये सच कहता भी है या नहीं। यद्यपि क्योंकि कानून मैन मेड है, इसलिए इसमें खामियां होंगी, और यह भी हो सकता है कि इस रास्ते पर चलकर हम वो जानने में नाकामयाब हो जाएं जो वाकई सच था। ठीक है, हम न जान पाए वो, और हम मुकदमे का ऐसा फैसला कर दें जो न्याय के दृष्टिकोण से नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी हमारे पास इसके अलावा रास्ता कोई नहीं है, क्योंकि जज साहब घटना स्थल पर मौजूद नहीं थे। जज साहब उसी पर विश्वास करेंगे जो साक्षी उनके सामने कहेंगे, और साक्षी अगर चतुर और चालाक है तो वो झूठ को भी सच बनाकर प्रस्तुत कर देंगे। और तो अगर अन्याय हुआ तो उसके दोषी तो साक्षी। ठीक है, तो कानून इसका दोष थोड़ी हो सकता है, लेकिन कानून बनाया इस दृष्टिकोण से जरूर जाता है कि कहीं कोई अन्याय न हो। इसलिए यहां पर क्या लिखा उन्होंने, इसलिए लिखा कि पार्श्विक बंधकदार इस बात का हकदार है कि वो क्या करे, स्वयं को बंधक न की गई संपत्तियों से अपने बंधक धन की प्राप्ति के लिए पूर्विक बंधकदार को मजबूर ये कर दे। इस बात का हकदार है वो, इस बात का अधिकार है उसे कि वह पूर्विक बंधकदार को विवश कर दे कि वह प्रथमतः उन संपत्तियों से अपने बंधक धन की प्राप्ति करे जो उसके पास बंधक नहीं है। लेकिन यहीं पर बात को छोड़ा नहीं गया, क्योंकि पार्श्विक बंधकदार ये कोई बहुत भला आदमी होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये खराब आदमी भी हो सकता है। इसीलिए सेक्शन में आगे भी लिखा हुआ है, किंतु इस प्रकार नहीं कि इससे वह पूर्विक बंधकदार के अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले, इस प्रकार नहीं, और न ही इस प्रकार कि अगर पूर्विक बंधकदार इसके स्थान पर कोई व्यक्ति पूर्विक बंधकदार का हित प्रतिफलन अर्जित कर लेता है, यानी पूर्विक बंधकदार का हित कोई अन्य व्यक्ति कैसे अर्जित करता है, प्रतिफल देकर, प्रतिफल कंसिडरेशन देकर, तो उसके हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े, क्योंकि वो भी कंसिडरेशन देकर आ रहा है। यहां पर एक बात और आ गई, इसका मतलब पूर्विक बंधकदार से उसका कोई हित इस प्रकार अर्जित करे जो प्रतिफलन अधिकारों के अर्जन के श्रेणी में न आता हो, तो पार्श्विक बंधकदार उस व्यक्ति को मजबूर कर भी सकेगा, ठीक है ना, कि भले ही उसके अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन इसके बाद भी वो उन्हीं संपत्तियों से अपने हित की संतुष्टि करवाए जो उसके पास बंधक नहीं है। ठीक है ना, इसका अर्थ ऐसे भी निकलेगा। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति जिसने पूर्विक बंधकदार का हित बिना प्रतिफल के अर्जित किया, वो व्यक्ति साम्य के दृष्टिकोण से इस पार्श्विक बंधकदार इसकी तुलना में खराब स्थिति में है, क्योंकि पार्श्विक बंधकदार ने जो हित अर्जित किया वो कैसे, प्रतिफल देकर अर्जित किया है, इसलिए उसकी तुलना में ये थोड़ा कंपैरेटिवली नीचे स्थिति में। इसीलिए उसने लिखा सेक्शन में कि पार्श्विक बंधकदार पूर्विक बंधकदार इसको विवश कर सकता है कि यह इस बात की मांग करे, इस बात के लिए विवश कर दे पूर्विक बंधकदार को कि पूर्विक बंधकदार अपने बंधक धन की प्राप्ति प्रथमतः उन संपत्तियों से करे जो संपत्तियां पार्श्विक बंधकदार के पास बंधक नहीं है, लेकिन पार्श्विक बंधकदार अपने अधिकार का प्रवर्तन पूर्विक बंधकदार इसके विरुद्ध इस प्रकार नहीं कर सकता कि पूर्विक बंधकदार या ऐसा कोई व्यक्ति जिसने पूर्विक बंधकदार का हित प्रतिफलन अर्जित किया है, शर्त लगाई प्रतिफल सहित, प्रतिफलन अर्जित के पूर्विक बंधकदार के बारे में कोई शर्त नहीं है, लेकिन अन्य व्यक्ति जो पूर्विक बंधकदार के स्थान पर आएगा उसके बारे में शर्त है कि वो प्रतिफलन आना चाहिए। पूर्विक बंधकदार का हित जिसने प्रतिफलन अर्जित किया है
उसके अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले। इस प्रकार पार्षिक बंधकदार अपने हित का प्रवर्तन नहीं कर सकता। ठीक है ना। अच्छा, प्रतिकूल प्रभाव ये लिखा है ना कि पार्षिक बंधकदार अपने इस अधिकार का प्रयोग उस दशा में नहीं कर सकता जिस दशा में पूर्विक बंधकदार या उसका हित प्रतिफलन अर्जित करने वाले व्यक्ति इसके अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा हो। तो प्रतिकूल प्रभाव ये क्या चीज होती है? यानी क्या प्रतिकूल प्रभाव केवल इसी को माने कि पूर्विक बंधकदार उसके पास जो संपत्तियां हैं उन्हें बिकवा कर, उनका विक्रय करवा कर भी, क्योंकि विक्रय ही बंधक की संविदा में ठीक है प्राप्त होने वाला सामान्य अनुतोष है। हमने धारा 67 देखी थी बंधकदार के अधिकारों को, तो वहां विक्रय सामान्य अनुतोष था। पूर्वबंध और रिसीवर की नियुक्ति ये विशेष प्रकार की रिलीफ थी, विशेष प्रकार के अनुतोष थे जो सामान्यता प्राप्त नहीं हो रहे थे। तो क्या यह माना जाए कि पूर्विक बंधकदार के या उससे प्रतिफलन उसके हित का अर्जन करने वाले व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल प्रभाव केवल उसी दशा में माना जाए जिस दशा में वह अपने बंधक धन को उसके पास बंधक संपत्तियों से पूर्णतः न चुका पा रहा हो? क्या इसके अलावा किसी अन्य स्थिति को उसके हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली स्थिति नहीं माना जा सकता? क्या यह स्थिति है? ठीक है, तो ऐसी स्थिति में उसने शब्द क्या कहे? उसने कहा कि पार्षिक बंधकदार पूर्विक बंधकदार को विवश कर सकता है कि वह अपने बंधक धन की प्रतिपूर्ति उन संपत्तियों से करवाए जो संपत्तियां उसके पास बंधक नहीं, किंतु इस प्रकार नहीं कि पूर्विक बंधकदार या उससे उसका हित प्रतिफलन अर्जित करने वाले किसी व्यक्ति के अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ये पड़े। इस प्रकार प्रतिकूल प्रभाव ये शब्द उसने इस्तेमाल किया। और प्रतिकूल प्रभाव इसका अर्थ क्या होता है? प्रतिकूल प्रभाव इसका अर्थ होता है कि किसी भी ढंग की परेशानी, चाहे वो शारीरिक है, चाहे वो मानसिक है, चाहे वो आर्थिक है, अगर पूर्विक बंधकदार को हो रही है किस समय में कि वो अपने बंधक धन की वसूली उन संपत्तियों से करने का अगर प्रयास करे जो संपत्तियां पार्षिक बंधकदार के पास बंधक नहीं है, तो उसे परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो ये माना जाएगा और माना जाना चाहिए भी कि पूर्विक बंधकदार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। यानी भले ही उन संपत्तियों से जो पार्षिक बंधकदार इसके पास बंधक नहीं है उनसे उसके बंधक धन की संपूर्ण राशि ठीक है तुष्ट हो सकती है, संपूर्ण राशि उसे वापस मिल सकती है, लेकिन इसके बाद भी अगर वो उन संपत्तियों से अपने बंधक धन की वसूली का प्रयास करने पर परेशानियों में पड़ जाएगा तो भी पार्षिक बंधकदार को यह हक नहीं है कि पार्षिक बंधकदार पूर्विक बंधकदार पर यह जोर डाले या उसे विमर्श करे कि वो या उसके हित को प्रतिफलन अर्जित करने वाला व्यक्ति अपने बंधक धन की वसूली उन संपत्तियों से करे जो इसे बंधक नहीं की गई है। ठीक है ना, ये स्थिति नहीं है। क्यों? क्योंकि वो समय में पहले है। ठीक है, तो आप देखेंगे धारा 81 बिल्कुल न्यायपूर्ण नियम की स्थापना ये कर देता है कि सामान्य दशा है, कोई दिक्कत नहीं है। तब तो स्थिति यही रहनी चाहिए कि पूर्विक बंधकदार इसको अपने बंधक धन की वसूली उन संपत्तियों से करनी चाहिए जो संपत्तियां पार्षिक बंधकदार के पास बंधक नहीं, क्योंकि आपके पास तो दो चीजें हैं, उसके पास तो एक ही है। लेकिन अगर स्थिति यह है कि पूर्विक बंधकदार अगर अपने बंधक धन की वसूली उन संपत्तियों से करने का प्रयत्न करे जो संपत्तियां उसके पास बंधक नहीं है, तो उस पर प्रतिकूल प्रभाव कारित होगा। अर्थात उसके पास जो संपत्तियां बंधक हैं उनमें तो कुछ संपत्तियां मुकदमेबाजी इसके अधीन है, यानी टाइटल को लेकर, स्वत्व को लेकर मुकदमा बंधककर्ता का किसी के साथ चल रहा है। अब मुकदमा जीत भी सकता है बंधककर्ता हार भी सकता है। और बंधककर्ता अगर हार गया और वो बंधक धन की वसूली ठीक है उन्हीं संपत्तियों से करे तो उसे परेशानी नहीं होगी। भाई जिसका स्वामित्व का विवाद बंधककर्ता के साथ चल रहा है वो बंधकदार को आसानी से विक्रय थोड़ी कराने देगा उन संपत्तियों का।
ठीक है ना। नो डाउट पूर्विक बंधकदार के पास एक से अधिक संपत्तियां हैं, ये सही है, लेकिन पूर्विक बंधकदार के पास जो संपत्तियां हैं उनमें से कुछ मुकदमेबाजी के अधीन है और जो मुकदमेबाजी के अधीन नहीं है वही पार्श्विक बंधकदार के पास है। अब पार्श्विक बंधकदार कहता है कि मेरे पास जो है उससे आप अपने बंधक धन की तुष्टि नहीं करवाओ, बाकी से करवाओ। तो बाकी से अगर वो करवाए तो वो तो संपत्तियां मुकदमेबाजी के अधीन है, तो मुकदमेबाजी के पक्षकारों से वो मुकदमा लड़े पहले, हो सकता है जीत भी जाए लेकिन पैसा नहीं खर्च होगा, वो परेशान नहीं होगा अदालतों में। और क्योंकि समय के दृष्टिकोण से पहले तो वह क्यों तुम्हें ऐसा करने दिया जाए। नो डाउट अगर वो उन संपत्तियों से करवाए उसके बंधक धन की पूर्ण तुष्टि हो जाएगी और निस्संदेह वो मुकदमा जीत भी जाएगा, क्योंकि मुकदमे की स्थिति देखकर बहुत से लोग बता देंगे जीतोगे हारोगे, वो निस्संदेह मुकदमा जीत जाएगा। लेकिन क्यों करे वो, ये बताइए औचित्य क्या है। जब वो समय से पहले है तो वो अपने हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला काम करे ही क्यों। तो पार्श्विक बंधकदार उसे विवश नहीं कर सकता, न उसे न उसके हित पर, ठीक है, प्रतिफलन काबिज होने वाले व्यक्ति को, दोनों को नहीं कर सकता। लेकिन अगर सामान्य दशा है, ठीक है, तो फिर साम्य का सामान्य नियम मानना चाहिए। तब फिर इस पूर्विक बंधकदार को अपनी हैसियत का दुरुपयोग करते हुए पार्श्विक बंधकदार को असंतुष्ट ये नहीं छोड़ देना चाहिए, या ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे वो असंतुष्ट रह जाए, ठीक है ना। ये स्थिति है, ठीक है। इसके अलावा आप देखें जब आप बेयर सेक्शन पढ़ते हैं तो क्या आता है, फिर पढ़ लें बेयर सेक्शन क्या कहता है। यदि दो या अधिक संपत्तियों का स्वामी उन्हें एक व्यक्ति के पास बंधक रखता है और फिर उन संपत्तियों में से एक या अधिक को किसी अन्य व्यक्ति के पास बंधक रखता है, यहां तक तो टीपीए के प्रारूपण का सामान्य जो तरीका है वही इस्तेमाल हुआ है। हमने आपसे कहा था टीपीए आप जब पढ़ना शुरू करते हैं तो कोई सेक्शन पढ़िए, उसमें ड्राफ्टिंग का जो तरीका इस्तेमाल हुआ है, वो ड्राफ्टिंग का तरीका क्या है। ड्राफ्टिंग के तरीके में सबसे पहले सेक्शन के पूर्ववर्ती भाग में वो ये बताते हैं कि ये सेक्शन किन दशाओं में लागू होगा, और फिर जो सेक्शन का सब्सिक्वेंट भाग है उसमें ये बताते हैं कि विधि का नियम जो इस सेक्शन में प्रतिपादित किया जा रहा है वो क्या है। यही टीपीए के प्रारूपण में हर सेक्शन में इस्तेमाल किया गया तरीका है, वही तरीका यहां इस्तेमाल हुआ। सेक्शन का जो पूर्ववर्ती भाग है उसमें वो स्थिति बता रहे हैं जिसमें विधि का वो नियम जो सेक्शन 81 में प्रतिपादित है वो लागू होगा। और वो स्थिति कौन सी है, वो स्थिति है कि यदि दो या अधिक संपत्तियों का स्वामी उन्हें एक व्यक्ति के पास बंधक रखता है और फिर उन संपत्तियों में से एक या अधिक को किसी अन्य व्यक्ति के पास बंधक रखता है। दिस इज द सिचुएशन। अगर सिचुएशन ये है तब विधि का वो नियम जो सेक्शन 81 में प्रतिपादित है लागू होगा, और विधि का नियम जो सेक्शन 81 में प्रतिपादित है वो अब शुरू होने जा रहा है। और वो नियम क्या है, तो कहता है तो प्रतिकूल संविदा के अभाव में। अब एक बात और आ गई, इसका मतलब यह हुआ कि मार्शलिंग का प्रिंसिपल ये तभी लागू होगा जब पक्षकारों में मार्शलिंग के प्रिंसिपल के विरोध में कोई संविदा मौजूद न हो। यानी अगर बंधककर्ता और बंधकदार, ठीक है, इनके बीच या पूर्वी को पार्श्विक बंधकदार इनके बीच संविदा मौजूद है, ठीक है, बंधककर्ता तो खैर मतलब नहीं होना चाहिए, पूर्वी बंधकदार और पार्श्विक बंधकदार इनके बीच ये संविदा मौजूद है कि वो मार्शलिंग के अधिकार का प्रयोग ये नहीं करेंगे। यानी और मार्शलिंग का अधिकार है किसे, पार्श्विक बंधकदार को। यानी पार्श्विक बंधकदार और पूर्विक बंधकदार के बीच संविदा आ गई है कि वे मार्शलिंग का प्रयोग नहीं करेंगे। ये तीनों के बीच आ गई है, ठीक है ना। तो फिर मार्शलिंग का वो अधिकार जो सेक्शन 81 में मिल रहा है वो पार्श्विक बंधकदार को नहीं रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि तो प्रतिकूल संविदा के अभाव में ये शब्द आ गए। अगर प्रतिकूल संविदा नहीं है
तो फिर मार्शलिंग का प्रिंसिपल लागू होगा। मार्शलिंग का प्रिंसिपल क्या है? वो तो तथ्य प्रतिकूल संविदा के अभाव में इन शब्दों के बाद लिखा हुआ है, ठीक है ना। और बंधक विलेख में अगर तत्प्रतिकूल संविदा का उल्लेख नहीं है तो माना जाएगा कि तत्प्रतिकूल संविदा कोई है ही नहीं, क्योंकि ये ठीक है कि बंधक मौखिक हो सकता है उस दशाओं में जब बंधक धन 100 रुपया या उससे कम है, लेकिन आज की डेट में 100 रुपया उससे कम का बंधक कहां होगा, ठीक है। व्यवहारिक ये नहीं है, सैद्धांतिक दृष्टिकोण से हो सकता है, तो व्यवहारिक दृष्टिकोण से यही होगा कि बंधक विलेख होगा ही होगा। और जब बंधक विलेख होगा तो आप विलेख में उल्लिखित जो प्रसंगतियां हैं, जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उनको विलेख के माध्यम से ही साबित करेंगे। ये कहां लिखा है? सेक्शन 91, 92 एविडेंस एक्ट, वहां लिखा है। जबकि संपत्ति के अंतरण के किन्हीं निबंधनों को विधि की अपेक्षा के मुताबिक या विधि की अपेक्षा के बिना पक्षकारों ने लेखबद्ध कर लिया है, और कोई सवाल उठता है, ठीक है, कि संपत्ति के अंतरण की वे प्रसंगतियां क्या थी, तो संपत्ति के अंतरण की उन प्रसंगतियों को उस विलेख के माध्यम से ही साबित किया जाएगा। उन विषयों पर कोई मौखिक साक्ष्य न्यायालय अनुज्ञात नहीं करेगा। यह लिखा है सेक्शन 91 में, पढ़ा था आपने, ठीक है ना। तो फिर टर्म्स एंड कंडीशन बंधक विलेख की ही आएंगे, क्योंकि यह मामला सिविल मामला होगा, और सिविल मामला होगा तो चाहे सिविल मामला हो चाहे क्रिमिनल मामला हो, एविडेंस एक्ट लागू होगा ही होगा, ठीक है ना। तो यहां कहता तो तत्प्रतिकूल संविदा के अभाव में। अब क्या हो रहा है? विधि का वह नियम जो मार्शलिंग का प्रिंसिपल कहलाता है वो इनेक्ट हो रहा है। तो तत्प्रतिकूल संविदा के अभाव में पार्षिक बंधकदार इस बात का हकदार है, यानी अधिकार दे रहे हैं। और अधिकार हफील्ड क्लासिफिकेशन के मुताबिक किस सूरत का है? विशेषाधिकार की सूरत का है, ठीक है ना। हकदार है और विशेषाधिकार का की सूरत का है, इसका मतलब पूर्वी बंधकदार में क्या होगा? निर्योग्यता, वो रोक नहीं पाएगा पार्षिक बंधकदार को। पार्षिक बंधकदार हकदार है इस बात का कि वह पूर्विक बंधक ऋण को, जो पूर्विक बंधकदार को शोध ऋण है, ड्यू ऋण है, ठीक है, वो पूर्विक बंधक ऋण को उसे बंधक न की गई संपत्ति यह संपत्तियों से वहां तक तुष्ट करवाए। यानी अगर 10% वहां से हो सकती तो 10% वहां से रिकवरी कराओ, ताकि इसके लिए जहां तक कुछ बच सकता है वहां तक तो बचे, ठीक है, वहां तक तुष्ट करवाए। ये शब्द हैं, तो इन्हें इन्हीं अर्थों में समझना है। कहता है वहां तक तुष्ट करवाए, जैसे वो ये कि उन्होंने कहा प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में मृत्यु कारित करने तक का अधिकार कब है? मृत्यु कारित करने तक का अधिकार है, मृत्यु कारित करने का अधिकार नहीं है। यानी धारा 100 आईपीसी में वर्णित स्थितियां अगर पैदा भी हो रही हैं तो भी अगर आपने सीधे सीधे उसकी मृत्यु कारित कर दी, जो आप पर हमला आदि कर रहा था, तो आप कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर इसके भी दोषी हो सकते हैं। और स्थितियों में 302 के दोषी ये भी हो सकते हैं। करने तक का अधिकार है, आप उतने ही बल का प्रयोग करें जितने बल का प्रयोग उसे रोकने के लिए जरूरी है। हां, उसमें वो मर जाए तो अलग बात है, क्योंकि तब मृत्यु कारित करने तक का अधिकार है आपको। ऐसे यहां है, यहां कहता पूर्ववर्ती बंधकदार उसे बंधक न की गई संपत्तियों से वहां तक तुष्ट करवाए जहां तक उससे या उनकी तुष्टि हो सकती है, किंतु ऐसे नहीं। अब प्रतिबंध लगा रहे हैं पार्षिक बंधकदार पर, क्योंकि वो जरूरी है, क्योंकि पार्षिक बंधकदार भी कोई भगवान के यहां से आया हुआ फरिश्ता ये तो नहीं होगा, ठीक है, वो भी होगा आदमी बेईमान और दुष्ट, वो भी हो सकता है। तो अब प्रतिबंध लगा रहे हैं पार्षिक बंधकदार पे कि किंतु इस प्रकार नहीं कि पूर्वी बंधकदार के या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति के जिसने उन संपत्तियों में से किसी भी संपत्ति में कोई हित प्रतिफलन अर्जित किया, ये शर्त है। यानी पूर्वी बंधकदार के स्थान पर जो व्यक्ति आए उसे प्रतिफलन अधिकार अर्जित करना चाहिए, ठीक है, पूर्वी बंधक के अधीन संपत्तियों में। अगर
उसने हित जो अर्जित किया वो बिना प्रतिफल के अर्जित किया, तो फिर क्रमबंधन का अधिकार पार्श्विक बंधकदार उसके खिलाफ प्रयोग कर सकेगा। और क्रमबंधन का अधिकार क्या है कि वह अपने बंधक ऋण की तुष्टि उन संपत्तियों से प्रथमता करवाए जो संपत्तियां उसके बाद बंधक नहीं है। ठीक है ना। अच्छा, अर्जित क्या अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, इस प्रकार से पार्श्विक बंधकदार अपने अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता। ठीक है ना। लेकिन यह बात किसके संबंध में लागू हो रही? पूर्विक बंधकदार और उसके हित को प्रतिफलन अर्जित करने वाले व्यक्ति के संबंध में। आपकी किताबों में दृष्टांत दिया हुआ है। दृष्टांत कहता है कि का के पास दो संपत्तियां, गोदावरी और नीलियम, वो दोनों को उठाकर अमुक व्यक्ति को बंधक कर देता है और उसके पश्चात उनमें से एक गोदावरी, ठीक है, किसी अन्य को बंधक कर देता है। ठीक है, तो पहले के पास दो है, दूसरे के पास एक है, तो दूसरा पहले को इस बात के लिए विवश कर सकेगा कि जो उसके पास बंधक नहीं है उससे अपने बंधक धन की संतुष्टि ये करवाए, ये कर सकता है। ठीक है, अब दूसरी स्थिति ले लें कि का के पास गोदावरी और नीलियम दो संपत्तियां हैं। ठीक है, उसने क्या किया, गोदावरी और नीलियम दोनों एक को बंधक की, फिर गोदावरी एक को कर दी और नीलियम एक को कर दी। अब नीलियम वाला कहे कि तुम गोदावरी से करवाओ और गोदावरी वाला कहे नीलियम से करवाओ, तो अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव तो पड़ेगा ही। ठीक है ना। तो फिर क्रमबंधन का अधिकार प्रयोग होगा ही नहीं, क्योंकि इस प्रकार प्रयोग नहीं हो सकता कि किसी के हित पर जिसने प्रतिफलन हित अर्जित किया है, ठीक है, उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े, इस प्रकार नहीं हो सकता। ठीक है ना। तो इसमें कोई समस्या नहीं। ठीक है ना। का ने क्या किया, नीलियम और गोदावरी एक को बंधक कर दी। ठीक है, और फिर गोदावरी खा को, ऐसे मान ले का ने गोदावरी नीलियम खा को बंधक की और गोदावरी फिर गा को और नीलियम फिर घा को। अब गा और घा दोनों पार्श्विक बंधकदार, लेकिन घा क्रमबंधन के अधिकार का प्रयोग करे तो गा पर प्रतिकूल प्रभाव, अब गा क्रमबंधन के अधिकार का प्रयोग करे तो घा पर प्रतिकूल प्रभाव। ठीक है ना। तो और दोनों ने हित प्रतिफलन अर्जित किया है, इसलिए क्रमबंधन के अधिकार का प्रयोग नहीं होगा। अब दोनों संपत्तियां धारा 82 के मुताबिक कंट्रीब्यूशन करेंगी। यानी सबसे पहले पूर्विक बंधकदार अपना पैसा ले लेगा, फिर कुछ बचेगा तो ये ले गा ले, और फिर कुछ बचे तो गा ले, सीधी बात है। अन्यथा कुछ नहीं हो पाएगा, क्रमबंधन यहां लागू नहीं हो सकता। ठीक है ना। तो अगर कोई चीज है तो वो लागू होगी ही, ऐसा जरूरी नहीं है। वो किन दशाओं में लागू होगी ये सेक्शन में लिखा है। ठीक है। और एक चीज और समझ ले, क्रमबंधन का अधिकार सूचना के अधीन नहीं है। सूचना के अधीन नहीं है, इसका मतलब यह हुआ कि पार्श्विक बंधकदार ये जानता था उस समय जब वो पार्श्विक बंधक कर रहा था कि जिस संपत्ति पर, ठीक है, वो बंधक धन बंधककर्ता को दे रहा है, ये ऑलरेडी पूर्विक बंधक इसके अधीन है, इस बात का कोई असर नहीं। वो अपने क्रमबंधन के अधिकार का प्रयोग तब भी कर सकेगा। यानी पूर्विक बंधकदार ये कहने का हकदार नहीं है कि भाई तुम्हें तो मालूम था कि दोनों संपत्तियां मेरे पास बंधक है ऑलरेडी मेरे बंधक धन के लिए, और तुमने ये जानते बूझते कि संपत्ति मेरे पास बंधक है, इसी संपत्ति की प्रतिभूति पर फिर बंधककर्ता को ऋण दे दिया, तो भुगतो, हम तो नहीं दे। ठीक है, हम तो इसी संपत्ति से अपने बंधक धन की वसूली करेंगे जो तुम्हारे पास बंधक है। ऐसा पूर्विक बंधकदार नहीं कह सकेगा, क्योंकि यह सिद्धांत सूचना के अधीन नहीं है। और ये हम नहीं कह रहे, बेयर एक्ट ये कह रहा है, क्योंकि बेयर एक्ट में सिर्फ उतना इतना ही कहा तो तत्व प्रतिकूल संविदा के अभाव में पार्श्विक बंधकदार इस बात का हकदार है। सूचना की कोई शर्त नहीं लगाई कि पार्श्विक बंधकदार उन दशाओं में ही हकदार है कि जबकि उसे पूर्विक बंधक की कोई सूचना नहीं है,
ऐसा नहीं लिखा उसने। ठीक है, तो जो बेयर में नहीं वो हम सोचेंगे नहीं। और आपसे प्री में अगर पूछा जाता है कि मार्शलिंग का जो प्रिंसिपल है या मार्शलिंग का जो अधिकार है ये किसका है? पार्श्वी बंधकदार का। और क्या ये सूचना के अधीन है? अर्थात क्या ये उन्हीं दशाओं में पार्श्वी बंधकदार को प्राप्त होगा जब उसे पूर्विक बंधक की सूचना न रही हो? तो इसका उत्तर है नहीं, ये सूचना के अधीन नहीं। चाहे सूचना उसे खूब रही है, ढोल पीट पीट के बताया गया, पूर्विक बंधकदार ने खुद उसके घर पर चाय पीकर बताया है कि ये जो संपत्ति तुम बंधक रखने जा रहे हो, ये जिस संपत्ति की प्रतिभूत पर तुम धन उधार देने जा रहे हो, ये मेरे पास ऑलरेडी बंधक है, और उसके बाद भी वो दे दे, तो भी पूर्विक बंधकदार ये कहने का हकदार नहीं है कि चूंकि तुमने पूर्विक बंधक की सूचना होते हुए मेरे पास बंधक संपत्ति की प्रतिभूत पर धन उधार दिया बंधक धन के रूप में, इसलिए तुम हमें उन दशाओं में भी जबकि मेरे हित पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है, अपने को बंधक की गई संपत्ति से बंधक धन वसूल करने से नहीं रोक सकते, ऐसा पूर्विक बंधकदार नहीं कह पाएगा। ठीक है ना, क्योंकि यह प्रिंसिपल सूचना के अधीन है ही नहीं। ठीक है ना, लेकिन हां बस इतना जरूर है कि पूर्विक बंधकदार या ऐसा कोई व्यक्ति जिसने पूर्विक बंधकदार के हित को प्रतिफलित अर्जित किया है, उसके हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालकर पार्श्विक बंधकदार मार्शलिंग के प्रिंसिपल या मार्शलिंग के अधिकार या क्रमबंधन के अधिकार का उपयोग ये नहीं कर पाएगा। ये सेक्शन 81 और इसे आप सेक्शन 56 के साथ पढ़ेंगे, दोनों जगह क्रमबंधन है वहां। ठीक है, विक्रय के साथ क्रमबंधन और ये आपका बंधक के साथ क्रमबंधन, सारा समय इसी में एग्जॉस्ट हो गया। अब कंट्रीब्यूशन, और कोई ऐसी बात नहीं, ये ऐसे प्रिंसिपल हैं जो जे में आपसे पूछे जाएंगे, ये हम नहीं कहते, लेकिन ये एचजेएस में जरूर पूछे जाते हैं, और आप स्वयं से इन्हें पढ़ें तो भाई ईश्वर की विशेष कृपा हो और आपको आए पहली बार में, तो भाई हो सकता है ईश्वर की विशेष कृपा ही है, अन्यथा 8, 10 बार 15 बार पढ़े बिना ये नहीं आता है। और 8, 10, 15 बार पढ़ने का समय और मौका ये आपके पास उस समय होगा या नहीं होगा जब तक आप कंपटीशन देने की आयु में होंगे, ये भी भाई नहीं कहा जा सकता। आ तो जाता ही है जब आप बार बार पढ़ेंगे, लेकिन समय लग जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इन पर 1 घंटा लग गया तो कोई खराब बात नहीं है, ये समय की बर्बादी नहीं है, समय का उपयोग है। और कल हम लोग कंट्रीब्यूशन अभिधाय पर बात करेंगे।